हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सु संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग इस वक्त में जो मई 23 की सर्टिफाइड कॉपीज हैं उनका एनालिसिस कर रहे हैं। और आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं सीए इंटर ऑडिट की एक कॉपी का। और जैसा मैंने लास्ट वाली वीडियो में लॉ की कॉपी एनालिसिस करते वक्त भी आपको कहा था कि भाई जिनकी एक कॉपी है उनको तो पता लगेगा ही कि गलतियां कहाँ हैं। जो नवंबर 23 में एग्जाम देने वाले हैं उनको भी पता लग जाएगा कि क्या गलती उनको नहीं करनी है। तो आइए बहुत फटाफट से हम लोग बात को स्टार्ट कर देते हैं और ये चले हम लोग कॉपी पर। चलिए जी, तो बढ़िया सी कॉपी आप लोगों के सामने है और यहाँ पे गलतियां क्या क्या हुई हैं आपको मैं बताने जा रहा हूं। साथ में सजेस्टेड आंसर्स भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सब जानते हो कि हमेशा हमारा करेक्ट इनकरेक्ट का होता है। और करेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर टोटली 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन जो है हम लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा 2 मार्क्स का, मतलब 14 मार्क्स का आपका पूरा ये क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो हाईएस्ट नंबर भी इसी में से कटते हैं। 7-8 से ज्यादा ऊपर जो है वो देखने को नहीं मिलते। चलिए जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। तो इन्होंने जो आंसर लिखा है, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन सीधा ही, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, मैं क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो हम लोग सीधा सीधा फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो उन्होंने इनकरेक्ट लिखा है। और साथ में कुछ थ्योरी का पॉइंट भी इन्होंने लगाया है और फर्स्ट के ए में इनको मिले हैं 1 नंबर, बराबर। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजन कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर टू एंगेजमेंट टीम। ये एक्चुअल में इसका आंसर जो होना चाहिए था। इन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज टू, और ये क्या लिखा है, ऑल द की डिसीजन रिगार्डिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। काफी कुछ मैच करता है आंसर है, लेकिन आईसीआई यहाँ पे आकर के कई बार गड़बड़ कर ही देती है भाई। मार्क्स अपने को 2 में से 1 नंबर मिलते हैं, वो उनको बहुत एग्जैक्ट लैंग्वेज यहाँ पे चाहिए। 2 में से 2 आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, 1 नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया है। चलिए आगे बात करूं, अगर सेकंड के ऊपर बात करूं मैं, तो इन्होंने फर्स्ट के बी में भी इनको 1 नंबर मिला है। आंसर आप लोग देख सकते हैं। अगेन इनकरेक्ट है। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट आर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिटर हैविंग फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। और ये सेपरेट ओपिनियन जो है वो नहीं होती है, इस तरह का हमारा एक पॉइंट था। इन्होंने भी लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर इज ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट सेपरेट ओपिनियन एज इंडिविजुअल मैटर बट इज ए पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इन्होंने इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पे भी इनको 1 नंबर जो है वो दिया गया है। तो फर्स्ट के बी में भी 1 नंबर मिला है। अब सीधा ये फर्स्ट के ई पर आ गए हैं। फर्स्ट का ई वाला पोर्शन अगर मैं आपसे बता, देखो बी के जो आंसर थे वो 2 थे, अल्टरनेट सॉल्यूशन भी कई क्वेश्चंस के मिलेंगे। अगर मैं ई पर आऊं तो ई का आंसर भी इनकरेक्ट दिया गया है। और इन्होंने जो आंसर लिखा है, आप देखें, इन्होंने भी ई में इनकरेक्ट ही लिखा है। बच्चों को देखिएगा, यहां पे अगर आप मेरे साथ आंसर को देख रहे हैं तो बकायदा इन्होंने इनकरेक्ट लिखा है। फिर भी एक भी नंबर यहां पे नहीं दिया गया है, क्योंकि कहीं पर जो आगे आंसर है वो आईसीए के आंसर से मैच नहीं होता है। ये देखिए, ई में है appropriateness is the measure of the quality of audit evidences that is relevance and reliability। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को। इन्होंने बोला भाई appropriateness, हम सबको पता है कि appropriateness का मतलब हमेशा क्वालिटी से होता है, और साथ में हम लोग इट इज अ रिलेवेंस ऑफ रिलायबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट कंक्लूजन, ये सब पॉइंट है। और जहां तक सफिशिएंसी की बात आती है वो क्वांटिटी से मेजर करता है, ये लिखा हुआ है। अब इनकरेक्ट वाला मैटर सही है। appropriateness is a measure of relevance and reliability इन्होंने जरूर यहाँ पे लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ 1 नंबर इनको दे देना चाहिए था। उसका रीजन है कि एक तो इनका इनकरेक्ट मैच कर रहा है, फिर इन्होंने, ठीक है, क्वालिटी वाली चीज नहीं लिखी, लेकिन आगे रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी वाला पॉइंट और इनकरेक्ट भी मैच कर रहा है। तो 1 नंबर मेरे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए था, जो आईसीए ने नहीं दिया है, बराबर। तो मेरे हिसाब से 1 नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एफ वाले पॉइंट में इनको 1 नंबर दिया गया है। इन्होंने लिखा है करेक्ट और देन एनालिटिकल प्रोसीजर को समझाया है। तो एफ वाला पॉइंट में दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट, दोनों अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कई बार होते हैं, तो ये 1 नंबर इनको यहाँ पे मिला है, तो जस्टिफाई करता है। एफ वाले पोर्शन के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये देखिए, यहाँ अब इनके मार्क्स जो है वो बहुत कट गए।
जी वाले पॉइंट में 0 नंबर मिला है। जी वाले पॉइंट में आप देखें करेक्ट है, इन्होंने इनकरेक्ट लिख दिया है, तो यहीं पर मार्क्स हमारे पूरे ही चले गए। एच वाले पॉइंट में इन्होंने करेक्ट लिखा है, जबकि एच वाले पॉइंट के अंदर आंसर जो है वो इनकरेक्ट था, तो यहां पे भी मार्क्स जो है वो 0 हो गए। फिर इन्होंने सी वाला पोर्शन कर लिया है, सी वाले में इन्होंने आंसर लिखा है इनकरेक्ट। सी वाला अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इनकरेक्ट ही है, आंसर भी कुछ कुछ मैच करता है, तो 1 नंबर यहाँ पे इनको दिया गया। तो सबसे बड़ी बात आप देखें कि 7 मार्क का 14 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 4 नंबर यहाँ पे हुए। बाकी क्वेश्चन देखो अगर 7 के साथ भी सही होते और एक एक नंबर भी मिला होता तो 7 नंबर टोटल इनको यहाँ मिल जाते। 1 नंबर मुझे लगता है आईसीए को देना चाहिए था यहाँ पे, उस हिसाब से 5 नंबर इनके यहाँ पे बनते। 1 नंबर का यहाँ पे लेक अपने को दिख रहा है, बट फिर भी आपसे मैं कहूंगा करेक्ट इनकरेक्ट वाला पोर्शन बहुत मजबूती से तैयार करिए, जितना कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत जल्दी यहाँ पे वक्त आ ही गया है, तो हम लोग एक आरटीपी का सीरीज पूरा चालू करना चाह रहे हैं, लाइक आरटीपी मेला, जिसमें हम लोग करंट ईयर का आरटीपी, पिछले साल का सारा आरटीपीज और उसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर्स है उन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें जितने भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस दिखेंगे उन सबके आंसर्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो भैया वो मजबूती के साथ तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मार्क में से जितने कम हुए समझो 10 नंबर 11 नंबर का लेक यहीं पे अपना आ गया है ना। अब 4 नंबर आए हैं 14 में से 4 नंबर, तो 10 मार्क्स का लेक तो पूरा पूरा यहीं पे अपने को दिख गया। वो थोड़ा सा आपको गैप कवर करना चाहिए। जितना अपने क्वेश्चन बैंक में भी मैंने करीब 100 के आसपास करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन दे रखे, उन सबको बहुत ढंग से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ करके जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने किया है, बच्चों को थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन है बीच में लगा दीजिए, बराबर साइड में हम लोग लगाते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी बैटर ये रहता है। अब सेकंड का इन्होंने बहुत जबरदस्त किया है बच्चे लोगों को, और आप देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 में से 4 इनको मिले हैं, बराबर। हमने कई बार हमको लगता है सर आईसी क्या करता है, नंबर क्यों नहीं देता है, तो कभी कभार कुछ गलती होती है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे सैम्पलिंग रिस्क का हमारा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है जहां आपको सैम्पलिंग रिस्क के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें अपन रिस्क ऑफ कंट्रोल वाला भी समझा देते हैं और रिस्क ऑफ डिटेल वाले 2 पॉइंट्स हम लोग समझाते हैं, और उसके बाद में नॉन सैम्पलिंग रिस्क का भी एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट इसके अंदर रहता है। तो जैसा आईसीए ने दिया है, देखिए आपको मैं सेकंड क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 4 मार्क का क्वेश्चन है, और बढ़िया सा आप देखें कि ये रहा सैम्पलिंग रिस्क, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, 2 ही पॉइंट इसमें हमारे कवर होते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, और जितना हम समझ रहे थे उतना था नहीं। सेम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर भी और एज वेल एज टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर 2 पार्ट हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। इसके अंदर बढ़िया सा क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क के अंदर भी हमारे कुछ पॉइंट है। अब जब आप देखेंगे कि इन्होंने जो आंसर लिखा टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट ऑफ डिटेल का, तो इनका आंसर और आप जब यहां से स्टूडेंट का आंसर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। क्योंकि सर इतना ज्यादा मैटर तो स्टूडेंट ने लिखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ जितना रिक्वायर्ड था, मैंने आपको जैसा हमेशा कहा, उनको कीवर्ड्स चाहिए और कीवर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। रिस्क दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन फैक्ट व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स इट डजंट, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर नॉट इफेक्टिव, जबकि ऑडिटर को लग रहा है कि वो इफेक्टिव है, बराबर। सेम उसी तरह से टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर भी ये चीज देखी जाती है कि उसको लगता है कि अप्रोप्रिएट है हमारा हाँ जो भी सिस्टम है, जबकि एक्चुअल में अप्रोप्रिएट नहीं है, इस तरह का। नॉन सैम्पलिंग के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती है, ह्यूमन एरर, फ्रॉड वगैरह, तो 2 नंबर उधर 2 नंबर इधर, पूरे 4 नंबर मिले। तो एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं भी लिखी है, लेकिन जो चाहिए था वो लिख दिया गया, तो आपको मार्क्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड किया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने बी वाला पार्ट किया है। बी वाले पार्ट में भाई ज्यादा नंबर इनको नहीं मिले हैं, कम नंबर मिले हैं। यहां मुझे थोड़ा सा फिर से गड़बड़ लगता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी। सेकंड वाला क्वेश्चन में ऑडिट रिस्क का मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और ये वाला क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। You are appointed as an auditor of Gamma Limited. Your audit assistant wants to understand the meaning of audit risk. ये अपने को बताना है। मीनिंग पूछा है, also guide him. अच्छा, एक्सप्लेन द मीनिंग, मीनिंग इन्होंने पूछ लिया, और साथ में ये भी कहा है कि आपको बताना है, गाइड करना है कि कौन सी चीजें ऑडिट रिस्क में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देखिएगा आपको मैं सजेस्टेड बताता हूँ। पहले सबसे पहले ऑडिट रिस्क का मीनिंग बढ़िया दे दिया गया है, फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एमएमएस एंड डिटेक्शन रिस्क। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल देके भी बता दिया है। चलो फिर क्या चीजें इंक्लूड नहीं है, उसमें पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट, ठीक है। तो ये एक रिस्क रहती है कि वो लिख देगा जबकि होगी नहीं, और ये ऑर्डिनरी इनसिग्निफिकेंट है।
सेकंड नंबर इन्होंने लिखा टेक्निकल टर्म वाली जो चीजें होती है प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग के अंदर है, जैसे खास करके लिटिगेशन चल रहा है या एडवर्स पब्लिसिटी हो गई है, ये भी एक रिस्क रहती है, लेकिन ये डायरेक्टली ऑडिट रिस्क के कनेक्टेड नहीं है। ये दो बातें यहाँ पे इन्होंने लिखी है। अब स्टूडेंट के आंसर शीट देखोगे तो ऑडिट रिस्क इन्होंने रेफर कर दिया, ऑडिट cannot able to express correct opinion of financial statement due to existence of material misstatement in financial statement। एक नंबर यहाँ पे दिया गया है। अब इनको जो डिटेक्शन रिस्क वाली बात लिखनी थी वो या ROMMS वाली वो इन्होंने प्रॉपर नहीं लिखी, तो वहां नंबर कटा है। ठीक है, फिर इन्होंने लिख दिया रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन ऑडिटर एज्यूम दैट दे आर। अब दो बातें हैं। पहला इन्होंने लिखा बिजनेस रिस्क सच एज लिटिगेशन, क्लेम, चेंज इन ट्रेन, बैड डेब्ट वगैरह, इस पे नंबर मिलने चाहिए थे। देखिए ये चीजें वहां थी आंसर में, लेकिन यहाँ इनको 0 नंबर दे दिए गए। हमारा एग्जाम्पल नहीं लिखा। अब ये वाला तो कोई स्टेप ही नहीं है जिसके 0 नंबर दिए, तो जस्ट इन्होंने हेडिंग डाली है कि रिस्क जो कवर्ड नहीं है वो वाली। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी इन्होंने जो लिखा है वो देखिएगा। इन्होंने लिख दिया यहाँ पे एनवायरमेंटल, चलो ये वाली जो चीज इन्होंने लिखी है आंसर का पार्ट ज्यादा कुछ है नहीं, एनवायरमेंटल नेचर रह जाता है कई बार, हाँ ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज रह गई या फ्लड वगैरह रह गया, चलिए इसका कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। तो इन दोनों का मिलाकर के, पर वहां 0 नंबर दिया, 1 नंबर दिए, जबकि यहाँ नंबर मिलने चाहिए थे। तो मैं सोचता हूँ चलो यहाँ नहीं दिए, और यहाँ जो कट किया है वो कट करने की जगह यहाँ पे 1 नंबर दे दिए जाने चाहिए थे। तो ये करीब करीब बराबर मैच कर गया इनका, तो ये नंबर एक तरह से जस्टिफाई कर जाएंगे। यहाँ 1 मिलता और अगले वाले में कट होते तो बराबर मार्क्स मिल जाने चाहिए थे। तो ये मार्क्स तो ठीक यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सी वाला जो पॉइंट है, अब सी वाले पॉइंट में बेंच मार्किंग के कुछ पॉइंट पूछे गए थे। बहुत क्लियर कट आपको स्टडी मैट में, नोट्स में, सब जगह पे पॉइंट्स दिए रहते हैं, और आई थिंक 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स अपने को लिखने चाहिए। टोटल आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं स्टडी मैट के अंदर। अब यहाँ इनका कोई भी पॉइंट जो है वो मैच नहीं कर रहा है बच्चे लोगों, यहाँ स्टडी लैग कर जाएगी, और इस वजह से यहाँ इनको पूरे में 0 मार्क्स से लौट हुए, एक भी नंबर नहीं दिया गया। ये ओवरऑल मार्क्स सेकंड क्वेश्चन में कितना है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं बराबर से। देन उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड का जो ए पार्ट है, जो कि 4 नंबर का है आई थिंक, और उस ए पार्ट में इनको जो नंबर दिए गए हैं शायद 1 ही नंबर दिया है, या थर्ड के ए में 2 नंबर इनको दिए हैं बराबर। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आंसर दिखाता हूँ। अब यहां से अगर हम देखें तो ये रहा, देखो थर्ड का ए पार्ट, ए किया ना इन्होंने पहले, थर्ड का देख लूं मैं भी, हाँ जी थर्ड का ए पार्ट। थर्ड के ए में हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें एमएन लिमिटेड के अंदर एक ऑडिटर अपॉइंट होता है, ऑब्जर्व करता है कि भाई ट्रेड पेबल्स जो है वो आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 पे डिमांड होती है वो अवेलेबल नहीं है, एंड सीएपी वांट्स टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू सेलेक्ट ट्रेड पेबल, बट मैनेजमेंट जो है वो मना कर देता है, और आपसे पूछा कि ऐसे में कैसे डील करनी चाहिए बताओ। तो कॉमन कोई भी स्टूडेंट लिखेगा तो ये लिखेगा भाई वो मना कर दे तो हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा देंगे, और फिर भी अगर नहीं मैटर बनता है तो 705 के हिसाब से ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे। ये प्रैक्टिकली अपने को इसके अंदर लिखना चाहिए। 4 नंबर में नॉर्मल आंसर ये बनता है। ठीक है, अब आईसीए ने जो अपना आंसर बनाया भाई उसमें उन्होंने 505 में पहले लिखा कि मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर इम्प्लीकेशंस देख लेंगे कि मैनेजमेंट के रिफ्यूजल के क्या पड़ने वाले हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड वगैरह कितना रहेगा, और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर वहां पे अप्लाई कर देंगे। फिर अगर कंक्लूड होता है तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट इन्होंने डाल दिया यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था, कि भाई वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे, ऐसे 260 बेसिकली कोर्स में होता नहीं है बराबर, पर ठीक है चलो। और लास्ट में जाकर के ये है कि 705 के अंदर जो है वो इम्प्लीकेशंस देखे जाएंगे, ऑडिटर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई वगैरह करेगा, ये सब 705 के अंदर देके रखा है। अब आप देखिए इन्होंने जो आंसर लिखा, बढ़िया चीज है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाली बात इन्होंने लिखी है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आर इंक्वायरी, इंक्वायरी देखिए इंक्वायरी वाला पॉइंट आ गया कि इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इफ मैनेजमेंट हैज पुट सर्टेन लिमिटेशन, तो क्या करना चाहिए था, इन्होंने यहाँ लिख भी दिया वापस से कि इंक्वायरी करनी चाहिए थी, तो उससे इनको नंबर मिल गए। अगर मैनेजमेंट डिनाई करता है तो फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए थे, तो इसके नंबर अब मिलाकर के इन्होंने 1 नंबर दिया है, पता नहीं क्यों। और इफ इवन आफ्टर परफॉर्मिंग अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अगर सफिशिएंट नहीं मिलता है तो रिपोर्ट क्वालिफाई की जानी चाहिए थी, इसके प्रॉपर नंबर होने चाहिए थे। यहाँ इनको 4 में से 2 नंबर जो है दिए गए हैं। मुझे लगता है 2 नंबर, कुछ मार्किंग 2 की जगह 3 नंबर मिल सकते थे जो इन्होंने लिखा है, लेकिन फिर भी जितना प्रॉपर होना चाहिए था वो प्रॉपर आंसर नहीं है, कुछ कुछ कीवर्ड्स गायब है, इसलिए शायद नंबर जो है वो कटे लगते। बाकी 1 नंबर मुझे लगता है यहाँ और मिलना चाहिए था।
नेक्स्ट नंबर इन्होंने सी वाला पार्ट किया है आंसर में। सी वाले पार्ट में ये पूछा गया है कि कंपनी के अंदर स्क्रैप है, सेल ऑफ स्क्रैप, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर से इसका आंसर बनता है, उसको कैसे वाउचर वेरीफाई करोगे। तो इसका कुछ डायरेक्ट पॉइंट दे रखे हैं आपको, है ना। सी वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सीधा दे रखा है कि सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको देखना चाहिए, फिर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है, फिर रॉ मटेरियल कैसे यूज होता है, प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है, पिछले सालों से कंपेयर कर लो, फिर रेट्स देख लो कि किस रेट पर सेल हुआ है, पिछली बार किस रेट पर सेल हुआ था, सेल्स और इनवॉइसेस, टेंडर वेंडर आपने मंगवाए होंगे, स्क्रैप बड़ा सेल हो रहा है तो बट ऑब्वियस है। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है नॉर्मली उतने पॉइंट्स होने चाहिए। तो अपन देख लेते हैं एक बार वापस से। तो आप लोग जब देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बेसिकली 3 पॉइंट, हद से ज्यादा आप 1-2 पॉइंट और लिख दो, 4 पॉइंट लिख दो इसके अंदर, तो मोर देन वो 4 पॉइंट आपके सफिशिएंट जो है वो चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं, 3 नंबर का हालांकि क्वेश्चन था। अब इन्होंने जो अपना आंसर लिखा आप देखें, पूरे में इनको सिर्फ एक ही नंबर दिया गया है, क्योंकि वाकई के अंदर जो पॉइंट होने चाहिए थे उन्होंने बहुत जनरल पॉइंट लिख दिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ वाउचिंग वेरिफिकेशन में जनरल पॉइंट मत याद करिए, जो स्टडी मैट में दिए वो पॉइंट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। या तो चैप्टर मत करिए, कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, वहां से पॉइंट्स वही नंबर मिलेंगे, और इतने टिपिकल नहीं है। थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ते हैं तो कहीं माइंड में रह जाते हैं कि यार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लो, स्क्रैप का रेट्स देख लो, टेंडर मंगवाए वो देख लो, जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करने को बोल दिया, जो एक बहुत जनरल पॉइंट है। सेकंड नंबर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं है। तीसरा नंबर इंक्वायरी करो, विल बी क्या बोला इन्होंने, क्या लिखा है, कस्टमर फ्रॉम मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी कर लो रिगार्डिंग सेल। फिर जो भी मिसलेनियस रिसिप्ट्स हुई है, मिस्टीवियस वाली, उनको चेक कर लो, एम्बेसमेंट तो नहीं है कहीं कोई, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है ये वैसे तो एक भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, बट ठीक है इन्होंने एक्सपेंडिचर वगैरह के नाम पे या मंथली रिपोर्ट्स के नाम पे 1 नंबर दे दिया है, बट जब तक मैच नहीं करता दिखेगा आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये 1 नंबर तो ठीक दिया है, वो भी ज्यादा ही दिया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन प्रोविजंस पे था, ये तो पूरे आंसर रॉन्ग लिखा है इन्होंने, बराबर। ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि ऑडिट प्रोसीजर आपको बताना है, प्रोविजन से रिलेटेड 3 चीजें होती हैं, एक तो एग्जिस्टेंस है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, और वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं। तो एग्जिस्टेंस में हम लोग लिस्ट मंगा करके चेक कर लेते हैं बराबर से, और उसके अलावा जो एग्रीमेंट्स है उनके थ्रू चेक कर लेते हैं लिटिगेशन वगैरह के अंदर। तो वैल्यूएशन के अंदर भी हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस चेक कर दें, और कंप्लीटनेस में हम देखते हैं भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, या मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। ये सारे पॉइंट इसके अंदर हमको प्रैक्टिकली दे के रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको एक भी आंसर इन्होंने क्या कर दिया कि नॉर्मल जो प्रोविजन होता है ना, बैड डेब्ट वाला और इनकम टैक्स वाला, वो समझ करके, इससे समझ में आ रहा है कि आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया भाई, बराबर। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आंसर्स नहीं लिखे हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मार्क्स भी फिर उस तरह से 0 नंबर अलॉट हुए हैं, इनको नंबर नहीं मिले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। इन दिनों में कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉपियां भेजी हैं, और काफ़ी चीज़ों का मैंने रिव्यू कर दिया है, वेदर वो मुझसे पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, बराबर। तो लेकिन फिर भी जहाँ किसी को सजेशन की ज़रूरत है तो उनको मैं दे रहा हूँ। ये भी जो स्टूडेंट हैं वो लॉ में पढ़े हुए हैं मुझसे, ऑडिट में ये नहीं है, बराबर। लेकिन चूंकि स्टूडेंट हैं और मुझे कॉपी इन्होंने भेजी है एनालिसिस करने के लिए, तो मैं करके दे रहा हूँ, तो अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सबकी लगभग एक जैसी है कि भाई ऑडिट के अंदर आखिर क्या लिखे क्या नहीं लिखे, मार्क्स कैसे मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि भैया इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। और बेस्ट तरीका एक ही है, पिछले जितने टाइम के पेपर, 3-4 अटेम्प्ट के पेपर, आरटीपी एमटीपी सब करके जाइए, उस बेस पे अपने आंसर लिखिए। पूरा बुक आप लोग नहीं पढ़ सकते, मुझे पता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और यूं भी जनरली याद रखना मुश्किल होता है, तो इन चीजों पे फोकस करेंगे तो क्वेश्चन लगभग वहीं से निकल करके बनते हैं, तो आराम से आप लोग कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन का बी पार्ट इन्होंने किया है उसमें भी ज्यादा कुछ नंबर नहीं है, 0 नंबर इनको अलॉट हुआ है, बी वाले पार्ट में भी नंबर नहीं है, लैक ऑफ स्टडी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बी वाले पार्ट में भी आप देखें, कंपनीज एक्ट का हमारा एक सेक्शन नंबर 53 काम करता है, बराबर से डिस्काउंट पर शेयर इशू करने का, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट इनको लिखने चाहिए थे। तो उसके लिए ये आंसर क्यों नहीं लिखा इन्होंने, मुझे नहीं समझ में आया। पूरा आंसर लिखा भी, कट भी कर दिया, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं किया। कंपनीज एक्ट का हमारा ये पार्ट था, तो यहाँ पे भी इनको नंबर जो है वो 0 अलॉट हुआ है, नंबर नहीं मिले हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। जैसे 4th क्वेश्चन है, 4th का ए पार्ट इन्होंने यहाँ पे किया है, और इसमें इनको सिर्फ एक ही नंबर जो है वो अलॉट हुआ है 4th के ए में। तो मैं आपको दिखाता हूँ 4th का ए है क्या, पूछा क्या गया था।
तो फोर्थ का ए पार्ट जब हम देखेंगे तो CAD हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर बिफोर डेवलपिंग ऑडिट प्लान। आपको बिजनेस का नॉलेज देना था, बहुत बड़ा सा आंसर है इसका। ऑडिट सेकंड चैप्टर हमारा जो ऑडिट प्लानिंग का इसमें दे रखा है कि आपको बिजनेस का नॉलेज लेना पड़ेगा और उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन हालांकि पूछा है और 4 नंबर में आंसर बहुत है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस में ये वाला पूरा पॉइंट आता है। ऐसे 315 लगता है, बोला है रिलेवेंट ऐसे बताओ, फिर ऐसे का नाम भी लिखना चाहिए था। रिलेवेंट इंडस्ट्री का नॉलेज, फिर नेचर ऑफ एंटिटी का नॉलेज लेना चाहिए, फिर क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं, फिर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, और मेजरमेंट एंड रिव्यू से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपने को देखने पड़ते हैं। ये सब आंसर में होना चाहिए था। अब इनका आंसर जब आप देखेंगे तो मैच करता आपको दिखेगा ही नहीं कहीं से। नॉलेज ऑफ एंटिटीज, एनवायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, इंडस्ट्री और अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, मैनेजमेंट टाइम के रिलेशंस कैसे हैं, वगैरह वगैरह। तो साफ पता लग रहा है कि भाई प्रॉपर आंसर पता नहीं था। ठीक है, जो दिमाग में था या जो कुछ रह गया वो आंसर में लिख दिया गया है, तो उतना प्रॉपर आंसर जो है वो बन के नहीं गया है। बराबर, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, ना उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे अगर हम बढ़ जाएं तो इसलिए प्रॉपर नंबर जो है वो इनको नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बी वाला, तो मेरा सजेशन फिर से रहेगा बच्चे लोगों, प्रीवियस पेपर, RTP, एमटीपी सब कुछ करो भाई, नहीं तो देखो अगला क्वेश्चन भी यही है। फोर्थ का बी नंबर जो क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो कारों की एक रिक्वायरमेंट पूछी है और कारों की उस रिक्वायरमेंट में इस तरीके से प्रेजेंटेशन भी एक है हमारा बराबर से कि भाई जो भी अगर कोई बोरिंग्स या लोन के पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है तो कैसे उसका प्रेजेंटेशन होता है। ये पूरा ए में पहले फॉर्मेट समझे, फॉर्मेट इन्होंने भी दिया है लेकिन कहाँ गलती करी आपको बताऊंगा। BCD इस तरह के कुछ पॉइंट है, यहाँ से जो आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा तो सही, एक आध नंबर मिला भी है। यहाँ पूरा ब्लैंक पड़ा है, ये अंदर क्या मैटर आना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से आया नहीं है जैसा होना चाहिए था। इस वजह से यहाँ पे इनके मार्क्स जो है वो कट गए, जैसा आप लोग देख भी पा रहे हैं, मार्क्स नहीं मिले हैं। ठीक है, सी वाले के अंदर भी सेम पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पे हमारा एक क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे 4-5 दे रखे हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कंपेटेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, ये कुछ पॉइंट है। अब यहाँ से देखेंगे तो डेटा ऑब्टेन थ्रू पार्टीज, एविडेंस कलेक्टेड बाय ऑडिटर हिमसेल्फ या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर जनरली मोर रिलायबल, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कोई मैच करता आंसर था ही नहीं इसके अंदर, इसीलिए जो मार्क्स है वो इनको नहीं मिले, एक नंबर देकर के छोड़ दिया गया। डी वाला जो क्वेश्चन है आई थिंक उसमें शायद मार्क्स मिले ही ना हो, पूरा पूरा रॉन्ग ही हो गया ये आंसर इनका। ठीक है, डी वाला जो हमारा पार्ट था जिसमें पूछा गया था ये कुछ रिस्क वाले जो चीज थी, जजमेंट एज टू रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क, उसमें रिस्क या फ्रॉड की है क्या, रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांजेक्शन की कितनी थी, रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रेडेड पार्टीज, ये कुछ इनको लिखना था। तो ये आप देख सकते हैं कोई कंसर्न वाला पॉइंट इन्होंने डाल दिया है, या पॉइंट जो है वो प्रॉपर नहीं है ना। तो रिस्क कैन बी स्टेटेड सिग्निफिकेंट, ये एक आध पॉइंट इनका ठीक था, हालांकि इस पे क्रॉस कर दिया इन्होंने, पर आई थिंक एक आध नंबर शायद इसमें इन्होंने दे ही दिया होगा, एक नंबर ओवरऑल में दे दिया है। तो ये सारे पॉइंट में से एक आध पॉइंट ठीक है तो उसके नंबर दे दिए गए हैं, बराबर नहीं मेरे ख्याल से नहीं दिया है, 0 नंबर है, 0 0 0 पूरा 0 किया है। ये पॉइंट भी क्या प्रॉपर नहीं था क्या, देखें। Risk can be stated as significant if it forces auditor to give qualified modify, ना 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 ना, ये वाला चीज मैच नहीं कर रही है। देखिए रेडेड पार्टी सिग्निफिकेंट नहीं, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, एक भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से मार्क्स जो है वो इनको अवेलेबल नहीं हुए हैं, ध्यान में रखेंगे बराबर। चलिए जी, तो भैया ऑडिट में तो काम करना पड़ेगा भाई और बहनों, पढ़ना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन पे लेके आता हूं आपको, आखिरी क्वेश्चन इन्होंने जो किया, कंपनीज एक्ट का बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें अच्छे नंबर दिए। ऑडिट कमेटी किस केस में बननी चाहिए उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है, तो आई थिंक 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 में से 3 इनको आई थिंक मिल ही गए होंगे, यस 4 में से 3 मिले। एक जगह जहाँ पे लिखना चाहिए था कि भाई कैपिटल कौन सी वाली लेनी है, टर्नओवर कौन सा वाला लेना है, प्रीवियस ईयर वाला, वो नहीं लिखा हुआ है, वो मार्क्स कट है। तो 4 में से 3 नंबर है, अच्छा प्रेजेंटेशन है। कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन वैसे भी बढ़िया तरीके से हो ही जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट लॉ के प्रोविजंस होते हैं, तो बढ़िया आप लोग लिख लेते हैं। चलिए 5th नहीं, मैं सीधा 6th पे आपको लेके चलता हूँ। एक क्वेश्चन का चॉइस मिलता है, तो इन्होंने 5th की जगह 6 क्वेश्चन किया है, तो हम लोग सीधा 6 क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ जाते हैं। ये रहा, ठीक है, 6 का ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बढ़िया कर दिया इन्होंने, 4 में से 3 नंबर भी हैं।
फिर सी नंबर इन्होंने क्वेश्चन किया है। सी नंबर में बच्चे लोगों को 3 चीजें पूछी है। बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, डीपी कैसे कैलकुलेट होता है और ये सैंक्शन लिमिट से अलग कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे होता है, डीपी होता क्या है, सैंक्शन लिमिट क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब 3 नंबर में इन्होंने डीपी क्या होता है ये बढ़िया समझा दिया। 1 नंबर यहाँ पे इनको स्टार्टिंग में मिल गए। बाकी पॉइंट के अंदर ये गड़बड़ कर गए, सैंक्शन लिमिट क्या होती है और कैलकुलेट कैसे होता है, उसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से आंसर को नहीं लिख पाए थे जो होना चाहिए था, और इस वजह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनको मार्क्स जो है वो अलॉट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। सी में सिर्फ 1 नंबर मिला है 3 में से। अब आप देखें आईसीए का अगर मैं आपको सजेस्टेड दिखाऊं, बहुत सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप लोग बढ़िया तरीके से ड्राइंग पावर का मीनिंग जिसमें इनको 1 नंबर मिल गए, सैंक्शन लिमिट का मतलब क्या होता है वो, और कैलकुलेट कैसे होती है उसका एक तरीका दे रखा है अपने को कि भाई एंश्योर करना पड़ेगा कि गाइडलाइन के हिसाब से हो, और खास करके इसमें स्पेशल कंसिडरेशन आपको जो है वो सन्डी क्राइटर्स का रिपोर्टिंग का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ पॉइंट दे रखा है वो लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा, इसलिए सिर्फ 1 नंबर इनको यहाँ पे अलॉट हुआ है। ठीक है, फिर अगले पे अगर मैं जाऊं तो ये एक डी वाला क्वेश्चन हमारा और है। डी क्वेश्चन कौन सा पहले वो देख लेते हैं। ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर है तो उसमें वाउचिंग वेरिफिकेशन करते वक्त एक्सपेंडिचर का क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले चैरिटेबल में ग्रांट पे ध्यान रखना चाहिए, ग्रांट्स के बारे में कुछ चीजें हैं। फिर वेरीफाइंग द शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटीज कितनी हेल्ड कर रखी है इन्होंने वो देखना चाहिए। मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज, कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हैं, फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ है वो देखना चाहिए। 4-5 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। अब इन्होंने जो लिखा एक्सपेंडिचर में, चेक वेदर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कहीं मैच नहीं कर रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी से भले मैच कर जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड। अब जो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, आप सोचो चैरिटेबल में ग्रांट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो आने चाहिए थे। सारे जनरल पॉइंट लिखे हुए हैं जो नॉर्मल हर ऑडिट के अंदर अपन लिख देते हैं जनरल पॉइंट, वो इन्होंने लिख करके सोच लिया कि मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे। हाँ, फिक्स असेट का पॉइंट जरूर यहाँ पे हो जाना चाहिए था, पर इन्होंने भी इसमें लिख दिया डेप्रिशिएटेड है कि नहीं है ये चेक करेंगे, जबकि पॉइंट हमारा ये था कि हम लोगों को देख लेना चाहिए कि वाउचिंग पेमेंट्स जो हैं, वाउचिंग सबसे पहले तो ग्रांट वगैरह प्रॉपर मिली कि नहीं मिली, चैरिटेबल पर्पस के लिए ऑब्जेक्ट के लिए है कि नहीं है, ट्रस्टी डायरेक्टर मेंबर कमेटी जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर नहीं है, तब घर पे नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, बेनिफिटेड नहीं है। देन सिक्योरिटीज उन्होंने क्या हेल्ड करके रखी हैं, इन्वेंट्रीज ऑफ प्रॉपर्टीज बोथ मूवेबल इमूवेबल, ये वाला एक छोटा सा पॉइंट मैच कर रहा था इनका, वो भी पूरा मैच नहीं कर रहा है, डेप्रिसिएशन वगैरह लिख दिए, तो फिर नंबर आपको मिलने वाले नहीं है भाई। सीधा सीधा सा सिस्टम है वहां पे, तो मैच करेगा आंसर तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इस वजह से नंबर जो है वो यहाँ पे इनको नहीं दिए गए हैं। ठीक है, देन उसके बाद में ये वाला आंसर कौन सा, बी वाला पार्ट इन्होंने किया है, बी। तो बी वाला जो आंसर है, देखिए डी के बाद ये बी पे आ गए। बी वाला हमारा जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन है, बढ़िया सा परफॉर्मेंस ऑडिट, और उसके 3 पार्ट है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, वो बढ़िया तरीके से समझाने थे, जो आई थिंक इन्होंने एसके लिमिटेड में पूरा तरीके से नहीं समझा, एक लाइन शुभ लिख के छोड़ दिया। स्कोप ऑफ द ऑडिट विल बी दैट परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट इज रन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। फिर इन्होंने एक लाइन में मीनिंग जरूर समझाया है, लेकिन प्रॉपर जो मीनिंग होना चाहिए था वो नहीं है, वही सैंक्शन लिमिट के हिसाब से होना चाहिए, और वो प्रॉपर आंसर नहीं है, इसलिए कोई भी मार्क्स इनको यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये इनका पूरा का पूरा पेपर, ये इतना पेपर था। तो बच्चे लोगों को पूरा पेपर आपके साथ में मैंने डिस्कस किया, और इससे एक बढ़िया सजेशन ये निकल करके आता है भाई कि हाँ, या तो बढ़िया तरीके से सारे पॉइंट्स को पढ़िए, याद करिए, जो चाहिए वो लिखिए, और अगर हमको इस बेस पर लगता है कि सर अब टाइम भी कम है और हम इतना कुछ तो पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो जैसा मैंने कहा जुड़े रहिएगा साथ में, हम लोग मिल करके बहुत सारी चीज़ें आरटीपीस में शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ प्रीवियस ईयर की जो भी आरटीपीस है, एक एक लेक्चर में 1 या 2 आरटीपीस हम उठाएंगे, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिससे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर पाएँ, वो हम लोग शुरू करें। आप लोग सेल्फ भी तैयार कर रहे हैं तो मजबूती के साथ तैयार करिए, तभी आप लोग ऑडिट के अंदर जो है वो बढ़िया मार्क्स ला पाएंगे और पास हो पाएंगे ढंग से। तो ये सब कुछ करिए। तो ये कुछ सजेशंस मेरे फॉलो करिएगा, इन सारे सजेशंस को मानिएगा, और खास करके जो प्रीवियस चीज़ें हैं करेक्ट और इनकरेक्ट वाली, उन पे बहुत फोकस करिएगा। एमसीक्यू भी मजबूत तैयार करिए, क्योंकि वो बेड़ा पार लगा सकता है हमारा ढंग से। तो इतना आप करिए, अगले लेक्चर में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।